गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो मैंने लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिस्कशन स्टार्ट किया था और उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए हुए। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि अगर हम अल्फा या बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं तो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म के टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन के टुवर्ड्स डिक्रीज करती है। अगर हम अल्फा और बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग क्रिएट करते हैं तो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म के टुवर्ड्स डिक्रीज करती है। और मैंने आपको बताया हुआ कि अगर अनसैचुरेशन बीटा कार्बन पे है या कोई हेटेरोएटम जिसके पास लोन पेयर है वो अल्फा कार्बन से अटैच है तो वो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, अनसैचुरेशन एट बीटा कार्बन और हेटेरोएटम containing lone pair of electron present on alpha carbon increases the reactivity of substrate towards SN1 mechanism। ठीक है, अब आप कुछ और पॉइंट्स लिखो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, presence of strong electron withdrawing group। presence of strong electron withdrawing group। presence of strong electron withdrawing group on alpha carbon with respect to nucleofuse। on alpha carbon with respect to nucleofuse increases the reactivity of substrate increases the reactivity of substrate increases the reactivity of substrate towards SN2 mechanism increases the reactivity of substrate towards SN2 mechanism। और एक बात और यहां पे लिख लो, and such substrate are highly reactive and such substrate are highly reactive towards SN2 mechanism and such substrate are highly reactive towards SN2 mechanism। तो अब जैसे देखो, अगर हमने एक सबस्ट्रेट को कंसीडर किया है CH3 CH2L, एक सबस्ट्रेट ये है। दूसरा सबस्ट्रेट हम कंसीडर कर रहे हैं CH3 CO CH2L और तीसरा सबस्ट्रेट कंसीडर कर रहे हैं NO2 CH2L। ठीक है, हमने ये तीन सबस्ट्रेट कंसीडर किए। अब हमें इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है टुवर्ड्स SN2। तो आप देखो, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है अल्फा कार्बन पे, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है अल्फा कार्बन पे, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब अगर इन तीनों की रिएक्टिविटी को SN2 के टुवर्ड्स कंपेयर किया जाए तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर इसके इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर से ज्यादा है, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा और सबसे कम रिएक्टिव ये होगा।
अगर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर को कंसिडर करें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स SN2, टुवर्ड्स SN2, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रांचिंग प्रेजेंट एट अल्फा और बीटा कार्बन, ब्रांचिंग प्रेजेंट एट अल्फा और बीटा कार्बन, branching present at alpha or beta carbon increases the reactivity of substrate, increases the reactivity of substrate towards SN1 mechanism. Branching present at alpha or beta carbon increases the reactivity of substrate towards SN1 mechanism. तो आपने देखा कि अगर अल्फा और बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग को हम क्रिएट करते हैं तो वो SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, बट SN1 के टुवर्ड्स वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस सबस्ट्रेट को, तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचिंग है एट अल्फा कार्बन। ठीक है, इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है न्यूक्लियोफ्यूज के रेस्पेक्ट में, और ये न्यूक्लियोफ्यूज के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे अगर ब्रांचिंग है तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करती है SN1 के टुवर्ड्स। बीटा कार्बन पे जो ब्रांचिंग होगी वो रिएक्टिविटी को रिलेटिवली कम इंक्रीज करेगी। तो अगर हम यहाँ पे इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑब्जर्व होता है टुवर्ड्स SN1। वैसे इसको आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो। ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगला पॉइंट लिखो, लिखो अनसैचुरेशन, unsaturation present, unsaturation present at alpha carbon, unsaturation present at alpha carbon may increase as well as decrease, may increase as well as decrease the reactivity of substrate, may increase as well as decrease the reactivity of substrate towards nucleophilic substitution, towards nucleophilic substitution, may increase as well as decrease the reactivity of substrate towards nucleophilic substitution। तो यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है बेटा। अगर अल्फा कार्बन पे अनसैचुरेशन है तो उससे सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी डिक्रीज भी करती है, और ऐसा ऑब्जर्व होता है विनाइल और एराइल सबस्ट्रेट के अंदर। ठीक है, और अल्फा कार्बन पे अनसैचुरेशन से सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी इंक्रीज भी कर सकती है, और ऐसा ऑब्जर्व होता है एसिड डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, तो आप दोनों को अलग अलग लिखो, लिखो विनाइल एंड एराइल सबस्ट्रेट, विनाइल एंड एराइल सबस्ट्रेट
vinyl and aryl substrate are chemically inert. Vinyl and aryl substrate are chemically inert towards nucleophilic substitution reaction. Vinyl and aryl substrate are chemically inert towards nucleophilic substitution reaction because of unsaturation present at alpha carbon. Because of unsaturation present at alpha carbon. तो अब जैसे देखो, ये है विनाइल सब्सट्रेट, ठीक है, और ये है एराइल सब्सट्रेट। ये विनाइल सब्सट्रेट है और ये एराइल सब्सट्रेट। ये विनाइल सब्सट्रेट है, ये एराइल सब्सट्रेट है। अब अगर आप यहां पे देखो तो इधर जो लीविंग ग्रुप होगा, इस लीविंग ग्रुप के अगर हम इस लीविंग ग्रुप को कंसीडर करें तो ज्यादातर लीविंग ग्रुप के फर्स्ट एटम पे आपको लोन पेयर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का फर्स्ट एटम पे आपको मोस्टली लोन पेयर मिलेगा। अब आप देख सकते हो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो कंजुगेटेड सिस्टम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहां भी आएगा। तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की वजह से लिविंग ग्रुप आसानी से रिमूव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, इससे लिविंग ग्रुप का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो लिविंग ग्रुप अगर हटेगा नहीं तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। तो एक तो ये वजह है, रेजोनेंस की वजह से ये केमिकली इनर्ट हो जाता है। दूसरा, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको हटाएगा। लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसी कार्बन पे होना चाहिए जहां लिविंग ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है तो उसको रिपल्सन फेस करना होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक को और डिफिकल्ट बनाता है। तो इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से नहीं हो पाता और रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं जो यहाँ पे इसको केमिकली इनर्ट बनाते हैं। वैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की ओवरलैपिंग टेंडेंसी, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ओवरलैपिंग टेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड की लेंथ कम होती है। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगेन लिविंग ग्रुप का रिमूवल डिफिकल्ट होगा। तो इस तरीके से ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि विनाइल एंड एराइल सब्सट्रेट आर केमिकली इनर्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म कुछ भी हो, यही पैटर्न फॉलो होता है, चाहे SN1 मैकेनिज्म हो या SN2 मैकेनिज्म हो, दोनों के टुवर्ड्स ये केमिकली इनर्ट होते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट अनसैचुरेशन विनाइल और एराइल सब्सट्रेट को क्यों केमिकली इनर्ट बनाता है, ये बात आपको समझ में आ रही है?
मैं एक बार फिर से सब कुछ रिपीट कर देता हूं। विनाइल और एराइल सब्सट्रेट केमिकली इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके पीछे एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पे होता है। रेजोनेंस की वजह से कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लिविंग ग्रुप का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच को डिफिकल्ट बनाता है, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, और न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करके वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को डिफिकल्ट बनाता है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप अटैच है, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए ये जो बॉन्ड बनाएगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो लिविंग ग्रुप का रिमूवल डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से ये तीन फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, जिनके बेसिस पर हम ये बोलते हैं कि विनाइल एंड एराइल सब्सट्रेट आर केमिकली इनर्ट। अब क्लियर हुआ? अब ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब देखो, एक तो ये वाला केस हो गया जहां पे आप देख रहे हो कि अनसैचुरेशन जो अल्फा कार्बन पे है, अल्फा कार्बन का अनसैचुरेशन सब्सट्रेट को केमिकली इनर्ट बना रहा है। अब मैं आपको एक केस बताता हूं जहां पे अल्फा कार्बन का अनसैचुरेशन सब्सट्रेट को हाईली रिएक्टिव बना देता है। ठीक है, तो लिख लो, लिखो, इन केस ऑफ एसाइल सब्सट्रेट, इन केस ऑफ एसाइल, इन केस ऑफ एसाइल सब्सट्रेट, unsaturation, in case of acyl substrate, unsaturation present at alpha carbon, in case of acyl substrate, unsaturation present at alpha carbon, in case of acyl substrate, unsaturation present at alpha carbon makes it highly reactive, makes it highly reactive, makes it highly reactive towards nucleophilic substitution, towards nucleophilic substitution. अब इसमें एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पैरा चेंज करके लिखो, लिखो, इफ लिविंग ग्रुप इज कॉमन, if living group is common, if living group is common, then acyl substrate, if living group is common, then acyl substrate are much more reactive, then acyl substrate are much more reactive than that of alkyl substrate, then acyl substrate are much more reactive than that of alkyl substrate. तो देखो बेटा, जैसे ये एसाइल सब्सट्रेट है RCOL, ये एसाइल सब्सट्रेट है। बेसिकली जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उनको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं।
तो ये एसाइल सब्सट्रेट है, और ये है एल्काइल सब्सट्रेट। ये एसाइल सब्सट्रेट है और ये एल्काइल सब्सट्रेट है। बोल रहा है ये लीविंग ग्रुप अगर कॉमन है, अगर दोनों में लीविंग ग्रुप कॉमन है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इसके कंपेयर में। जो एसाइल सब्सट्रेट होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइल सब्सट्रेट के कंपेयर में। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि एसिड क्लोराइड is much more reactive than that of alkyl chloride. Acid chloride is much more reactive than that of alkyl chloride. इसी तरीके से ester is much more reactive than that of ether. ठीक है, इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड is much more reactive than that of ester. लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे होगा, जबकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ हो रहा है। ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है। डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे एसाइल कार्बन पे हो रहा है और यहाँ पे एल्काइल वाले कार्बन पे हो रहा है। तो ये ट्रेंड आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगर लीविंग ग्रुप सेम है, अगर लीविंग ग्रुप कॉमन है, तो एसाइल सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी एल्काइल सब्सट्रेट के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी रिएक्टिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है, क्यों एसाइल सब्सट्रेट एल्काइल सब्सट्रेट के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, तो मैं दोनों की मैकेनिज्म को साइड बाय साइड लिख करके उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्यों ऑब्जर्व होता है। तो आप एक हेडिंग डाल करके लिखो, इसको लिखो, कंपैरिजन बिटवीन रिएक्टिविटी ऑफ alkyl and acyl substrate. Comparison between reactivity of alkyl and acyl substrate towards nucleophile. Alkyl and acyl substrate towards nucleophile. देखो बेटा, एल्काइल सब्सट्रेट, पहले तो मैं ये इसको बोलेंगे एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले मैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म लिख रहा हूं, जिसके लिए प्रिफर्ड मैकेनिज्म SN2 होती है, जिसमें प्रोडक्ट यील्ड बेटर मिलती है। ठीक है, प्रिफर्ड मैकेनिज्म SN2 है जहां पे प्रोडक्ट यील्ड बेटर होती है, क्योंकि जो SN1 मैकेनिज्म होती है उसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी ऑब्जर्व होते हैं जो डोमिनेट करती है, तो इसलिए SN2 यहाँ पे बेटर मैकेनिज्म है। तो अब जरा देखो, मैं SN2 मैकेनिज्म के बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूं, एल्काइल सब्सट्रेट को कंसीडर कर रहे हैं, एल्काइल सब्सट्रेट। एल्काइल सब्सट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। हम यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म को कंसीडर कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो ये अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर और यहां से लिविंग ग्रुप का रिमूवल होता है।
तो इस प्रोसेस में एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है अटैक के मीन टाइम। देखो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा फॉर्म होगा। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। ये है पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा और लिविंग ग्रुप के रिमूवल के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है अगर ये कायरल सेंटर होगा जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोला जाएगा। इस फिनोमेना को वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं, पहले भी मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट है, उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है फ्रॉम अपोजिट साइड टू द लिविंग ग्रुप। इसको SN2 अटैक बोलेंगे। SN2 अटैक के थ्रू यहाँ पे पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फिर लिविंग ग्रुप कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट हम बोलेंगे। अगर प्रोडक्ट जो है, अगर प्रोडक्ट में ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कायरल सेंटर से अटैच होता है। ठीक है, तो अगर ये कायरल सेंटर से अटैच हुआ तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। अब देखो, मैं अब न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म लिख रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखो यहां पे हम एक सबस्ट्रेट को कंसीडर कर रहे हैं। ये सबस्ट्रेट है एसाइल सबस्ट्रेट। इसमें कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है। अब इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां पे करा रहे हैं। अब क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है, ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को एक्वायर करता है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे टॉप साइड से अटैक कर सकता है और बॉटम साइड से अटैक कर सकता है। टॉप साइड से अटैक कर सकता है और बॉटम साइड से अटैक कर सकता है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, इधर फॉर्म हो जाएगा। वैसे इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है अभी आपको समझ में आ जाएगा।
तो मान लो ये फर्स्ट मोड ऑफ अटैक है और ये सेकंड मोड ऑफ अटैक है। अगर हम फर्स्ट मोड ऑफ अटैक को कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट मोड ऑफ अटैक में क्या होगा, ऐसा यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। न्यूक्लियोफाइल आया ऊपर से, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैच हुआ और यहाँ पे O नेगेटिव फॉर्म हो गया। ये जब पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो O नेगेटिव बन गया। और क्या है यहाँ पे L लिविंग ग्रुप और एल्काइल ग्रुप। ऐसा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ऐसे ही जब सेकेंड मोड ऑफ अटैक को कंसीडर करोगे तो यहां से भी एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल नीचे वाले साइड से अटैच हुआ, इधर O नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां पे लिविंग ग्रुप और एल्काइल ग्रुप भी यहां पे प्रेजेंट है। इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। ये दो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म हुए। आप देखो क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस वजह से क्या होता है कि ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर पाई बॉन्ड पेयर जो लोन पेयर बन करके आया है, ये लोन पेयर वापस पाई बॉन्ड पेयर बन करके अपनी जगह पे चला जाता है। और जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आएगा तो यहाँ पे जो तीन ग्रुप है इनमें से एक को हटाना पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है कि वीकेस्ट बॉन्ड से अटैच है लिविंग ग्रुप L, तो L यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो L यहां से रिमूव हो जाता है। उसी तरीके से इसमें भी जब ये यहाँ पे आएगा तो लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। और लिविंग ग्रुप के रिमूवल के बाद अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R NU C डबल बॉन्ड O R NU। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिकल है क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की, जबकि ये है मैकेनिज्म एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अब आप दोनों के मैकेनिज्म सामने है, अब आप कंपेयर कर सकते हो। जरा देखना कंपैरिजन में क्या क्या पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं। पहला पॉइंट, यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक टेट्राहेड्रल कार्बन के ऊपर हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक टेट्राहेड्रल कार्बन के ऊपर हो रहा है। टेट्राहेड्रल कार्बन में यहां पे ज्यादा हिंड्रेंस ऑब्जर्व होता है, क्योंकि देखो ये जो तीन ग्रुप है RHH, इन तीन ग्रुप के बीच से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो यहां पे ज्यादा हिंड्रेंस ऑब्जर्व होगा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जबकि इसमें देखो क्या हुआ है, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो एक ट्रायगोनल प्लेनर कार्बन पे अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां हो रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर कार्बन पे अटैक हो रहा है, तो यहां पे हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है। इसके कंपेयर में यहां पे हिंड्रेंस ज्यादा, यहां पे हिंड्रेंस कम होगा क्योंकि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को एक्वायर कर रहा है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो जो एसाइल सब्सट्रेट है वो कम हिंड्रेंस ऑफर करता है, एल्काइल सब्सट्रेट ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करता है। आप एक टेबल बना करके लिख सकते हो, एक टेबल बना लो, एक साइड में लिखो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरे साइड में लिखो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक साइड में, दूसरे साइड में लिखो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो
alkyl substrate offers more steric hindrance. Alkyl substrate offers more steric hindrance towards attack of nucleophile. Alkyl substrate offers more steric hindrance towards attack of nucleophile because of its non-planar structure. Because of its non-planar structure. Because of its non-planar structure. एसाइल सब्स्टिट्यूशन में लिखो. एसाइल सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, एसाइल सब्सट्रेट offers less steric hindrance. Acyl substrate offers less steric hindrance. Acyl substrate offers less steric hindrance towards attack of nucleophile. Towards attack of nucleophile. As it acquires trigonal planar structure. As it acquires trigonal planar structure. तो एक तो इस फैक्टर की वजह से दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है. अब जरा दूसरा फैक्टर देखो, यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है. लिविंग ग्रुप कैसे हट रहा है? एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग से. यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा. इस केस में क्या होगा? जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है. न्यूक्लियोफाइल को एकोमोडेट करने के लिए एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को एकोमोडेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है. तो इसकी वजह से भी रिएक्टिविटी में डिफरेंस आता है. तो सेकंड पॉइंट लिख लो. लिखो, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बता रहा हूं. ड्यूरिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल a strong sigma bond during the attack of nucleophile, a strong sigma bond breaks. A strong sigma bond breaks. न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन में लिखो, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, a weak pi bond breaks. During the attack of nucleophile, a weak pi bond breaks. तो इस वजह से दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है. अब जरा तीसरा पॉइंट देखो, जब यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो हायर एनर्जी स्टेट में लाई करता है. जब यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है जो लोअर एनर्जी स्टेट में लाई करता है. इसका मतलब ये आसानी से बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन इजिली नहीं होगा. तो तीसरा पॉइंट लिखो. एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ड्यूरिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, during the reaction, pentavalent transition state, is produced. During the reaction, pentavalent transition state is produced, which lie in higher energy state. Which lie in higher energy state. Which lie in higher energy state. Which lie in higher energy state.
तो यहाँ पे बोल रहा है कि पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो कि हायर एनर्जी स्टेट में लाई करता है। अब दूसरे केस में लिखो, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन में लिखो, ड्यूरिंग द रिएक्शन tetrahedral intermediate is produced. During the reaction, tetrahedral intermediate is produced, which lie in lower energy state. Which lie in lower energy state. ठीक है। अब एक और फैक्टर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, जरा देखना बेटा। ये एल्काइल सब्सट्रेट है और ये एसाइल सब्सट्रेट है। आप जरा देखो दोनों में पहले कॉमन फीचर क्या है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को बना करके आपको बताता हूं। एसाइल सब्सट्रेट को अगर कंसीडर करें तो क्या है, RCOL, और एल्काइल सब्सट्रेट क्या है, RCH2L। अब आप देखो R और L तो दोनों में कॉमन है, R और L दोनों में कॉमन है। जो कॉमन फैक्टर है वो कभी डिसाइडिंग नहीं होता। अब जरा देखो यहां पे अनकॉमन फैक्टर में क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए और यहां पे एक ऑक्सीजन अटैच। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो उससे इस कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए ज्यादा अट्रैक्शन ऑफर करता है। जो एसाइल सब्सट्रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए ज्यादा अट्रैक्शन ऑफर करता है, बिकॉज वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एल्काइल सब्सट्रेट न्यूक्लियोफाइल के लिए कम अट्रैक्शन ऑफर करता है, बिकॉज वो लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस बात को लिख लो, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो, लिखो पहले तो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लिखो, एल्काइल सब्सट्रेट ऑफर्स, एल्काइल सब्सट्रेट ऑफर्स, एल्काइल सब्सट्रेट ऑफर्स less attraction. Alkyl substrate offers less attraction for nucleophile, less attraction for nucleophile as its carbon is less electron deficient, as its carbon is less electron deficient, as its carbon is less electron deficient. अब आप लिखो एसाइल सब्सट्रेट के बारे में। देखो एसाइल सब्सट्रेट ऑफर्स मोर अट्रैक्शन, एसाइल सब्सट्रेट ऑफर्स मोर अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एसाइल सब्सट्रेट ऑफर्स मोर अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियोफाइल as it is more, as its carbon is more electron deficient, as its carbon is more electron deficient, as its carbon is more electron deficient. तो अब बताओ बेटा, ये जो कंपैरेटिव स्टडी दोनों की है, दोनों का कंपैरिजन है, वो क्लियर हो गया। एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन का जो डिफरेंस है रिएक्टिविटी में, वो क्लियर हो गया। स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल में लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट,
अच्छा, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को लेकर के। रिएक्टिविटी का कंपैरिजन अक्सर जो है जब करते हैं तो उसमें ये फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। लिखो, इफ न्यूक्लियोफ्यूज इज प्रेजेंट, if nucleofuse is present at bridgehead carbon, if nucleofuse is present at bridgehead carbon of bridged bicyclic compound, if nucleofuse is present at bridgehead carbon of bridged bicyclic compound, then substrate is chemically inert, then substrate is chemically inert, then substrate is chemically inert towards SN1 and SN2 mechanism both, then substrate is chemically inert towards SN1 and SN2 mechanism both. Then substrate is chemically inert towards SN1 and SN2 mechanism both. आपने देखा है कि ऐसा सबस्ट्रेट जो है वो एलिमिनेशन के टूवर्ड्स भी इनर्ट होता है, और ये सब्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स भी इनर्ट होगा, चाहे मैकेनिज्म SN1 हो या SN2 हो। अच्छा, एक बात यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी मैंने न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म और उसका कंपैरिजन जो है वो बताया आपको एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि अगर डिफरेंट एसाइल सब्सट्रेट हो तो डिफरेंट एसाइल सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आपके पास है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड एस्टर, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड, बस आपको एल बदलना है, लिविंग ग्रुप बदलना है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ले सकते हो। अब हमें इनकी रिएक्टिविटी को आपस में कंपेयर करना है, तो अगर इनकी रिएक्टिविटी को आपस में कंपेयर करना है तो बेटा देखो, ये पार्ट तो कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट है वो कभी डिसाइडिंग नहीं हो सकता। ठीक है, ये पार्ट सब में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये डिसाइडिंग नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर ये नहीं होगा। डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा अनकॉमन पार्ट होगा। अनकॉमन पार्ट क्या है? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप यहाँ पे बदल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो इनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन ये लिविंग ग्रुप के बेसिस पे ही होगा। जिस सबस्ट्रेट के अंदर जितना अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज होता है, जिस सबस्ट्रेट के अंदर जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको जीओसी में, जिस सबस्ट्रेट के अंदर जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इनकी लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता सकते हो। इनकी लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर अगर आप पता कर लो तो आपको इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनकी लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो फैक्टर अभी मैं जस्ट बताने जा रहा हूं आपको, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी इस ऑर्डर को हम यहीं पे छोड़ते हैं, और जैसे ही मैं लिविंग टेंडेंसी मतलब लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही समझ पाओगे कि इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेकंड फैक्टर पे। लिखो सेकंड फैक्टर, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
nature and concentration of nucleophile. नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब इसमें लिखो बेटा, लिखो SN1 mechanism, SN1 mechanism involve multiple step. SN1 mechanism involve multiple step. Where in the slowest step, only the substrate molecule is present. Where in the slowest step only the substrate molecule is present. Therefore, rate of reaction is independent. Therefore, rate of reaction is independent from the concentration of nucleophile. Therefore, rate of reaction is independent from the concentration of nucleophile as well as from the identity of nucleophile. Therefore, rate of reaction is independent from the concentration of nucleophile as well as from the identity of nucleophile. Therefore, rate of reaction is independent from the concentration of nucleophile as well as from the identity of nucleophile. आगे लिखो बेटा. Therefore, we can say that if nucleophile is weak, if nucleophile is weak and its concentration is low, if nucleophile is weak and its concentration is low, then SN1 mechanism is favorable. Then SN1 mechanism is favorable. तो बोल रहा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है और उसका कंसंट्रेशन लो है तो रिएक्शन को SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए. ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप है रिएक्शन का उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं होता. स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा. तो न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन को ज्यादा लेने का फिर कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन को आप ज्यादा लो या कम लो, रिएक्टिविटी पे कोई फर्क ऑब्जर्व होना नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. तो इस वजह से बोल रहे हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल वीक हो और उसका कंसंट्रेशन लो हो तो SN1 मैकेनिज्म फेवरेबल होती है. अब आप लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, SN2 reaction involves single step in its mechanism. SN2 reaction involve single step in its mechanism. SN2 reaction involve single step in its mechanism. SN2 reaction involves single step in its mechanism. Due to this fact, rate of reaction depends upon
Due to this fact, rate of reaction depends upon the concentration of substrate and nucleophile both. Concentration of substrate and nucleophile both. And therefore we can say that if nucleophile is strong, and its concentration is high, then SN2 mechanism is favorable. अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है और उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो SN2 मैकेनिज्म, और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है और उसका कंसंट्रेशन लो है तो SN1 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शन कंडीशन को देख करके रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन को कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब देखो बात आती है कि न्यूक्लियोफाइल का जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो कैसे डिसाइड होगा। तो अब देखो यहां पे बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to extent of hydration. Nucleophilicity is inversely proportional to extent of hydration of nucleophile. लेकिन ये कहां पे होगा? ये होगा इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो न्यूक्लियोफाइल के एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी। न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रेशन जितना कम होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब बात आती है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किस पर डिपेंड करेगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन of nucleophile is inversely proportional to, ठीक है, is inversely proportional to size of nucleophilic atom। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लिख लो, therefore nucleophilicity is directly proportional to size of nucleophilic atom। Therefore nucleophilicity is directly proportional to size of nucleophilic atom in polar protic solvent। Therefore nucleophilicity is directly proportional to size of nucleophilic atom in polar protic solvent। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन,
कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए इन वाटर, क्योंकि वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, जितना बड़ा न्यूक्लियोफिलिक एटम होगा वो उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसी तरीके से आप यहां पे बोल सकते हो कि OH नेगेटिव is less nucleophilic than SH negative, is less nucleophilic than that of SEH negative, is less nucleophilic than that of TEH negative in water. अब इसके पीछे वजह क्या है? जैसे फ्लोराइड आयन है, साइज इसका बहुत छोटा है, साइज छोटा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा, ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरैक्ट करेगा। तो क्या क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको हर तरफ से कवर कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सील्ड कर लेते हैं, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को सील्ड कर रहे हैं, साथ में वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता इलेक्ट्रोफिलिक एटम को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है। ऐसा सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगा। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहां पे हाइड्रेशन होगा ही नहीं, और हाइड्रेशन नहीं होगा तो फिर ये फैक्टर ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को कंसीडर करें, लिख लो, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी, in polar aprotic solvent nucleophilicity is directly proportional to, nucleophilicity is directly proportional to negative charge density, is directly proportional to negative charge density on nucleophilic atom. Negative charge density on nucleophilic atom. तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कब ज्यादा होगी, जब उसका साइज छोटा होगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एटम। लिख लो, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एटम। Therefore, nucleophilicity is inversely proportional to size of nucleophilic atom. इसका मतलब कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं एसीटोन को, एसीटोन को कंसीडर करते हैं, और डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, और डाई मिथाइल एसिटामाइड, ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा। ये इसके लिए एब्रिविएशन यूज होता है DMSO, ये DMSO है, और ये है DMF, ये है DMA, ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर इनको हम एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो
न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एक ही ग्रुप के जो न्यूक्लियोफाइल है उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अपोजिट होता है। सेम ग्रुप के जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर या उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसा होगा उसका अपोजिट ऑर्डर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऑब्जर्व होता है। अब इसके यहाँ पे जो है मतलब ऑर्डर रिवर्स क्यों हुआ? यहाँ पे ऑर्डर इसलिए रिवर्स हुआ क्योंकि ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जबकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इसके साथ हाइड्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का और इन सॉल्वेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रेशन नहीं होगा, इसलिए रिवर्स ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये जो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं वो पोलर प्रोटिक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते वो पोलर एप्रोटिक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रेशन ऑब्जर्व होता है न्यूक्लियोफाइल का, इस वजह से उस हाइड्रेशन ज्यादा होने पे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब कि ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा होना चाहिए। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रेशन नहीं हो पाता, सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रेशन नहीं कर पाता। तो फिर वहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डिसाइड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी को। जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी उतना आसानी से वो लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। तो फिर उसके बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड किया जाता है। वैसे मैं एक बात और बता दूं आपको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक और फैक्टर को कंसीडर करते हैं, वो है पोलराइजेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एटम। ठीक है, तो बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एटम जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो इसको नोट में आप लिख लो, लिखो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट nucleophilicity, in polar protic solvent nucleophilicity is also governed by, nucleophilicity is also governed by polarizability, is also governed by polarizability of nucleophilic atom, polarizability of nucleophilic atom। आगे लिखो as the polarizability, as the polarizability, as the polarizability increases, as the polarizability increases nucleophilicity also increases, as the polarizability increases nucleophilicity also increases। तो पोलराइजेबिलिटी भी अगर आप देखो तो वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा साइज होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी।
तो ये तो हो गया सेकेंड फैक्टर। अब आप लिखो थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर लिखो, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो इसमें लिखो बेटा, as the living tendency of nucleofuse as the living tendency of nucleofuse as the living tendency of nucleofuse increases, as the living tendency of nucleofuse increases, as the living tendency of nucleofuse increases, reactivity of substrate also increases. Reactivity of substrate also increases towards nucleophile. Reactivity of substrate also increases towards nucleophile. तो अब देखो, लीविंग टेंडेंसी ऑफ nucleofuse, leaving tendency of nucleofuse, that is, इसको बोलते हैं nucleofusity. लीविंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफ्यूजिटी, इज inversely proportional to basicity. Is inversely proportional to basicity. मतलब जितना वीक बेस होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज होगा। तो लिख लो, therefore weakest bases are best nucleofuge. Therefore weakest bases are best nucleofuge. Therefore weakest bases are best nucleofuge. ठीक है, तो जो जितना वीक बेस होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज होगा, ये हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। वीकेस्ट बेसेस आर बेस्ट न्यूक्लियोफ्यूज। अब मैं आपको कुछ न्यूक्लियोफ्यूज की लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर लिखवा रहा हूं, लिख लो, ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी ऑफ some nucleofuge, order of living tendency of some nucleofuge is as follows. तो देखो बेटा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज है ये CF3 SO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट आयन। ये है ट्रिपलेट आयन जो कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज है। ट्रिपलेट आयन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज है। ट्रिपलेट आयन के बाद फिर कंसिडर करते हैं डायजोनियम आयन N2 पॉजिटिव, ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ट्रिपलेट आयन, उसके बाद डायजोनियम आयन। ठीक है, इसके बाद फिर कंसिडर करते हैं टोसाइलेट आयन को। टोसाइलेट आयन,
इसको टोसाइलेट आयन बोलते हैं। ये कई बार ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, TSO नेगेटिव, TSO नेगेटिव। इसके बाद फिर कंसीडर करते हैं मेसाइलेट आयन। ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, MsO नेगेटिव, ठीक है, टोसाइलेट आयन, मेसाइलेट आयन, ठीक है। इसके बाद फिर कंसीडर करते हैं आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, देन OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, ये वाटर बन करके रिमूव होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। फिर आ जाता है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, ठीक है। इसके बाद अगर हम कंसीडर करें तो फिर आ जाएगा एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन आ जाएगा। फिर आ जाएगा अमाइड आयन, अमाइड आयन। तो आप देख रहे हो लगातार जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो ना, इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से इनके न्यूक्लियोफ्यूजिटी कम होती जाती है। तो ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफ्यूजिटी है कुछ न्यूक्लियोफ्यूज की। तो अब अगर आपको ये ऑर्डर पता चल गया तो आप मुझे जरा बताना वहां पे जो है, जो अभी एसिड डेरिवेटिव का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें डिसाइड करना था, तो जरा बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए। एसिड डेरिवेटिव की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ। अब इस ये ऑर्डर अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे 13524 तो नहीं पता है, जरा तुम माइक अनम्यूट करके बोलो क्या है, 1 क्या था, 3 क्या था, 5 क्या था। सर फर्स्ट तो था RCOX। मतलब एसिड हैलाइड। यस सर। उसके बाद उसके बाद मतलब मैंने थर्ड बोला, जैसे थर्ड में है RC डबल, मतलब एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, वेरी गुड, सही है। के बाद है सर फिफ्थ पे है सर एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक COH लगा है। एसिड ना, गलत है ये गलत है। क्यों गलत है बताता हूं आपको। RCOOH के साथ जब आप न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करोगे ना, तो न्यूक्लियोफाइल पहले इससे रिएक्ट करना चाहेगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये पहले एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना चाहेगा, पहले एज अ बेस अटैक करना चाहेगा। तो जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तब जाकर के ये अटैक करेगा, और तब जब ये अटैक करेगा तो इसको हटाना होगा O2 नेगेटिव को। तब इसको क्या हटाना पड़ेगा, O2 नेगेटिव को, ऑक्साइड आयन।
तो ऑक्साइड आयन को हटाना पड़ेगा, इसलिए मतलब जो है बहुत डिफिकल्ट होगा उसका रिमूवल। ऑक्साइड आयन का रिमूवल बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए ये रिएक्टिविटी में एस्टर से नीचे आता है। ठीक है, हाँ आगे बताना बाकी ऑर्डर। फिर सर आर फिर एस्टर था उसका, और फिर लास्ट में अमाइड आयन वाला था। अमाइड था। अब आप नोट कर लो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एसिड डेरिवेटिव की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एसिड हैलाइड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एसिड हैलाइड, इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसके बाद आता है एस्टर, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे कम रिएक्टिव है अमाइड। ये एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑब्जर्व होती है। एसिड डेरिवेटिव की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। सर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रिमूव होगा, एक बार दोबारा बता दो। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एज अ बेस, एज अ एसिड ये रिएक्ट करेगा, तब जाकर के फिर न्यूक्लियोफाइल का दोबारा से अटैक होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल सीधे इस पे अटैक कर जाता तब तो हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होता ना, लेकिन हो क्या रहा है, पहले तो ये हाइड्रोजन जा रहा है तो ये O नेगेटिव हो गया, और अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये O2 नेगेटिव बन करके रिमूव होगा। ओके सर, ठीक। अब आप लिखो फोर्थ फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लियोफाइल के टूवर्ड्स, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स। तो यहां पे लिख लेना, लिखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर this is a very important factor for nucleophilic substitution reaction, for nucleophilic substitution reaction. आगे लिखो some reactions may not proceed, some reactions may not proceed due to improper selection, due to improper selection of solvent only. Some reactions may not proceed due to improper selection of solvent only. तो बोल रहे हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो सिर्फ इस वजह से नहीं प्रोसीड करती क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट हमने सही सेलेक्ट नहीं किया। तो अगर सॉल्वेंट का सिलेक्शन इम्प्रॉपर है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती, या बहुत ही स्लो मैनर में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो इसलिए सॉल्वेंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं आपको यहां पे SN1 और SN2 रिएक्शन की अलग अलग एनालिसिस करके बता रहा हूं सॉल्वेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो आप लिखो सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट
towards SN1 reaction. Selection of solvent towards SN1 reaction. तो आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है, 4 कॉलम टेबल है। फर्स्ट कॉलम है, पहले एक बार देख लेना। फर्स्ट कॉलम है सबस्ट्रेट यूज्ड, सेकंड कॉलम है ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस्ड, थर्ड कॉलम है स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट with respect to substrate, and fourth column है effect on reaction rate. ये 4 कॉलम को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट 2 टाइप के होते हैं जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल सबस्ट्रेट एंड पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट। तो अगर न्यूट्रल सबस्ट्रेट है तो ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है SN1 में, वो ट्रांजिशन स्टेट इसका ऐसा होता है। ये जो R और L यानी कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पार्शली ब्रेक होता है ट्रांजिशन स्टेट जब फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद ये रिमूव हो जाता है। तो इससे कार्बोकेटायन बनता है और फिर वो कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। तो अब जरा देखो बेटा, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है? पोलर। ट्रांजिशन स्टेट इसका पोलर है और सबस्ट्रेट इसका क्या है? नॉन पोलर। या बोल सकते हो ये मोर पोलर है, ये लेस पोलर है, या ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा? अगर हम बोल रहे हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, एक और इंफॉर्मेशन, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वाटर जैसा सॉल्वेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, यानी कि वो खुद अपने आप में एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर सॉल्वेंट खुद पोलर है और ट्रांजिशन स्टेट भी पोलर है, तो सॉल्वेंट ट्रांजिशन स्टेट के साथ ज्यादा अच्छे से इंटरैक्ट करेगा। ट्रांजिशन स्टेट का इंटरैक्शन सॉल्वेंट के साथ ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। जबकि ये क्या है? अनचार्ज्ड है, तो इसका इंटरैक्शन सॉल्वेंट के साथ वीक होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन सबस्ट्रेट के कंपेयर में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? बोलो बोलो। ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होगा सबस्ट्रेट के कंपेयर में या कम स्टेबलाइज होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू? ठीक है, तो ग्रेटर स्टेबलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा पोलर है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहां पे लिखेंगे मोर स्टेबलाइजेशन है किसका? ट्रांजिशन स्टेट का सबस्ट्रेट के कंपेयर में। तो अगर इसको ज्यादा स्टेबिलिटी सॉल्वेंट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसका फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है, और इसका फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराने में हेल्प कर रहा है, तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट क्या होगा? इंक्रीजेस। इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट क्या होगा? इंक्रीजेस। नंबर 2, अगर हम
इस सबस्ट्रेट को कंसीडर करें, पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो ऐसा होगा। अब जरा देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है एक एटम के ऊपर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है दो एटम के ऊपर। तो यहाँ पे डिस्पर्स चार्ज सिस्टम है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड चार्ज सिस्टम है। तो सॉल्वेंट के साथ कौन ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, सबस्ट्रेट या ट्रांजिशन स्टेट? सॉल्वेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा, सबस्ट्रेट का या ट्रांजिशन स्टेट का? गलत, ये डिस्पर्स चार्ज सिस्टम है और वो कंसंट्रेटेड चार्ज सिस्टम है। तो एक तरीके से वहां पे होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन और यहां पे होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहां इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट लेस होना चाहिए, लेस स्टेबलाइजेशन, लेस स्टेबलाइजेशन होगा। और अगर लेस स्टेबलाइजेशन है तो रिएक्शन रेट पे इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीजेस। इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट क्या होगा, डिक्रीजेस। अब जरा देखो बेटा, तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर SN1 रिएक्शन को हम कंसीडर करें, SN1 मैकेनिज्म को कंसीडर करें, तो अगर न्यूट्रल सबस्ट्रेट है तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट सुटेबल होगा क्योंकि वो रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। बट अगर पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट है तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट सुटेबल नहीं होगा बिकॉज वो रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। तो लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कॉमन केस ये वाला है, ज्यादातर सबस्ट्रेट आपको न्यूट्रल मिलेंगे। तो क्योंकि ज्यादातर सबस्ट्रेट न्यूट्रल होते हैं इसलिए हम जनरल सेंस में ये बोलेंगे कि SN1 रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड इन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। तो आप इस बात को नोट कर लो, नीचे लिख लो, इन जनरल SN1 reaction, in general SN1 reaction best proceed, in general SN1 reaction best proceed in polar protect solvent, in polar protect solvent like water. In general SN1 reaction best proceed in polar protect solvent like water. लिखो, exception occurs in positively charged substrate, exception occurs in positively charged substrate, exception occurs in positively charged substrate. अगर सबस्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट सुटेबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये SN2 रिएक्शन को। तो लिख लो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2 रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2 रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2 रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे सबस्ट्रेट की जगह पे मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट यूज्ड, रिएक्टेंट यूज्ड। ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस्ड, स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। Stabilization of transition state with respect to reactant in polar protect solvent and effect on reaction rate. अब देखो, फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं। अगर सबस्ट्रेट न्यूट्रल है और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, यह सबसे कॉमन केस है। सबस्ट्रेट न्यूट्रल और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, तो ट्रांजिशन स्टेट यहां पे बनेगा बेटा
ऐसा। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होगा। एक स्टेप में मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, तो जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है उसी स्टेप में लीविंग ग्रुप का रिमूवल भी हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उनमें से एक रिएक्टेंट क्या है, कंसंट्रेटेड चार्ज सिस्टम है, आयन है। और जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो क्या है, डिस्पर्स चार्ज सिस्टम। ये डिस्पर्स चार्ज सिस्टम है और ये क्या है, कंसंट्रेटेड चार्ज सिस्टम है। तो किसके साथ इंटरेक्शन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, रिएक्टेंट के साथ या ट्रांजिशन स्टेट के साथ? रिएक्टेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा या ट्रांजिशन स्टेट के साथ? रिएक्टेंट के साथ, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड चार्ज सिस्टम है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ, स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो इसका स्टेबलाइजेशन कम होगा, तो लेस। तो इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट क्या हुआ, डिक्रीजेस। इसका मतलब जो सबसे कॉमन केस था उसके लिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट सुटेबल नहीं है। दूसरा केस देखो, अगर सबस्ट्रेट न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल है, ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब देखो, रिएक्टेंट सिस्टम अनचार्ज्ड है और ट्रांजिशन स्टेट वो चार्ज्ड है, पोलर है। तो किसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, यहां पे किसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, ट्रांजिशन स्टेट का। तो मोर, तो रिएक्शन रेट पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीजेस। तीसरा केस, सबस्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ट्रांजिशन स्टेट ये फॉर्म होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है ये बॉन्ड बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उसका नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। आप बताओ किसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, किसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा यहाँ पे, हाँ रिएक्टेंट का, और बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, क्योंकि ये भी कंसंट्रेटेड चार्ज सिस्टम है, ये भी कंसंट्रेटेड चार्ज सिस्टम है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे मच लेस ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन रिएक्टेंट के कंपेयर में बहुत कम होगा, मच लेस। तो इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट अगर देखें तो क्या है, लार्ज डिक्रीज पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करने पे रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, इतना ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा कि शायद पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इसको इनर्ट बना दे। मतलब एक तरीके से पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इस रिएक्शन के लिए पॉइजन का काम करेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, अगर सबस्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड रिएजेंट अनचार्ज्ड है, तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनेगा।
ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लेस होना चाहिए क्योंकि रिएक्टेंट कंसंट्रेटेड चार्ज सिस्टम है और ट्रांजिशन स्टेट डिस्पर्स चार्ज सिस्टम है। लेस तो डिक्रीजेस, रिएक्शन रेट डिक्रीज करेगा। तो अब आप ये देख सकते हो चारों केसेस अब आपके सामने हैं। सिर्फ एक केस में पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट सुटेबल है, बाकी 3 में वो सुटेबल नहीं है, उसमें वो मेजॉरिटी जनरल केस भी है। इसका मतलब जनरल सेंस में क्या बोला जाएगा, लिख लो, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ above factors, on the basis of above fact, on the basis of above fact, we can say that, on the basis of above fact, we can say that SN2 reaction best proceed, SN2 reaction best proceed in polar aprotic solvent. SN2 reaction best proceed in polar aprotic solvent, except where both substrate and nucleophile are neutral, where both substrate and nucleophile are neutral, that is uncharged, are neutral, that is uncharged. तो ये है जनरल एनालिसिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को गवर्न करने वाले फैक्टर्स की एनालिसिस की है। अब इसके बाद मैकेनिज्म जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑब्जर्व होती हैं उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्वड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये अगला कॉन्सेप्ट होगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।